हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 17 है जो डी के गोयल की बुक के अकॉर्डिंग प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंटायर प्रॉफिट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर ओनर्स। सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शुड बी केप्ट इन बिजनेस फॉर मीटिंग द नोन एज वेल एज अननोन लाइबिलिटी इन द फ्यूचर। मतलब कि जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है हमारे बिजनेस से, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सारे प्रॉफिट को हमारे ओनर्स में बांट देंगे। हमें कुछ प्रॉफिट रखना होता है अपने पास बचा के, प्रॉफिट का कुछ पोर्शन, ताकि हम कुछ नॉन और अननोन लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकें फ्यूचर में। दिस इज़ डन बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड गेटिंग रिजर्व्स आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हम प्रोविज़न बना सकते हैं और हम रिज़र्व बना सकते हैं। जो बचा हुआ प्रॉफिट है हमारे पास, उससे हम प्रोविज़न बनाएंगे और रिज़र्व बनाएंगे, ताकि फिर हमें अगर कोई आगे जा चल के कुछ हमारे लॉसेस वगैरह हो जाते हैं तो हम उनको मीट आउट कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोविज़न से। प्रोविज़न मीनिंग क्या होता है प्रोविज़न का? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द टर्म प्रोविज़न रिफर्स टू एनी ऑफ द गिवन अमाउंट। मतलब कि कंपनीज एक्ट है हमारा, कंपनीज एक्ट कौन सा है हमारा? 2013 है। उसके अकॉर्डिंग हम प्रोविज़न किसे बोलते हैं? फर्स्ट पॉइंट है द अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिशिएशन। मतलब कि कोई भी अमाउंट जो हमने रिटेन कर रखी है, इसका मतलब कि हमने एक अमाउंट हमने जो स्टोर कर रखी है, और रिटर्न ऑफ मतलब कि जो अमाउंट हमने पे कर दी बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन के लिए हमने कुछ, जैसे हमारा डेप्रिशिएशन लगता है जैसे एसेट्स पे, उसके लिए जो अमाउंट हमारी लगती है उसका हमें अंदाज़ा तो नहीं होता कि कितनी लगती है एग्जैक्ट, उसके लिए हम थोड़ा प्रोविज़न बना लें तो उससे मीट आउट करना। एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड है द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। इसका मतलब यही है कि प्रोविज़न जो होता है वो ऐसी चीज़ के लिए बनता है जिसका हमें पता तो होता है कि हमारे आगे चल के लायबिलिटी होने वाली है। जैसे कि हमारे जो डेटर्स होते हैं, हमको पता होता है कि हमारे कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो हमारा पैसा नहीं देंगे, उनके लिए हम एक प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता ना कि हमारे डेटर्स कितने होंगे, ठीक है। तो हम प्रोविज़न बनाते तो नॉन लायबिलिटी के हैं, नॉन लायबिलिटी के लिए हैं, लेकिन अमाउंट हमें पता नहीं होती, ठीक है। तो आगे चलते हैं। It should be clearly understood that if the amount of a known liability can be determined with reasonable accuracy, मान लीजिए हमारी कोई नॉन लाइबिलिटी है, हमें पता है कि वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है, और उसकी हमें एक्यूरेसी भी पता है कि कितनी अमाउंट से बनेगी, तो हम उसे प्रोविज़न नहीं बोल सकते, उसे हम एक आउटराइट लाइबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो प्रोविज़न होता है वो हमेशा किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए ही मेड होता है और हमें अमाउंट पता नहीं होती, ठीक है। आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स क्या हैं प्रोविज़न की। फर्स्ट एग्जांपल है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, कि जो टैक्स लगता है उसके लिए हम प्रोविज़न बढ़ा लें, ठीक है। सेकंड है प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट्स, कि जो हमारे एसेट्स पे डेप्रिशिएशन लगता है उसके लिए हम प्रोविज़न बना लें, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो लगेगा, अमाउंट हमें नहीं पता कि कितनी से लगेगा, ठीक है। हम बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स भी बना लेते हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। फिर आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या हमारे प्रोविज़न की, ठीक है। प्रोविज़न इज मेड टू मीट अ नॉन लाइबिलिटी, ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि प्रोविज़न को हम एक नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं। सेकेंड क्या है? द लाइबिलिटी इज़ नॉन बट अमाउंट ऑफ डेट लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें लाइबिलिटी का तो पता होता है कि हमारी ये लाइबिलिटी होगी, लेकिन हमें अमाउंट नहीं पता होती कि कितनी अमाउंट से होगी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? ये नया पॉइंट है कि प्रोविज़न इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, एज सच रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच इट इज़ क्रिएटेड। कि जो हमारा प्रोविज़न है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है। तो हम जिस भी ईयर में हमारा प्रोविज़न बनाएंगे, मान लीजिए हम 2021 का ही प्रोविज़न बना रहे हैं, तो हमारे 2021 का प्रॉफिट जो होगा वो रिड्यूस होगा ना, तो यही बात है ये, ठीक है। फिर आगे आते हैं पर्पज़ और इम्पोर्टेंस क्या है हमारे प्रोविजंस की, ठीक है। फर्स्ट है टू अस्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि जो हमारा बिजनेस है उसका हम नेट प्रॉफिट देख सकते हैं प्रोविज़न बनाने के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे फुल डेटर्स हैं, तो जो हमारे डेटर्स हैं उससे हमें पता चलेगा कि हमारी इतनी अमाउंट आनी है बाहर से, मतलब जो हमने लोन दे रखा है। अब उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो हमारे पैसे नहीं देंगे, तो जब हम प्रोविज़न बना लेंगे तो जो हमारी डेटर्स की अमाउंट थी वो
डिडक्ट हो जाएगी ना, मान लीजिए 40,000 के हमारे डेटर्स हैं, उसमें से हमारे 5,000 के नहीं आएंगे, ठीक है, तो 35,000 हमारे पास एक्यूरेट है कि ये तो ज़रूर आएंगे, तो हम अपना जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल नेट इससे असरटेन कर सकते हैं प्रोविज़न बनाने के बाद, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि जो हमारा बिजनेस है उसकी भी हम फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेज इन द फ्यूचर, कि जैसे कि हमारा प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स होता है, प्रोविज़न फॉर डैमेजेस, वो हम पहले से ही प्रोविज़न बना लेते हैं, तो अगर हमारे आगे चल के फ्यूचर में कुछ लॉस आते हैं तो उनको हम उससे मीट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि कोई मशीन है, मतलब कि जिसका जो रनिंग पीरियड है वो 10 ईयर्स का है, मान लीजिए कोई मशीन है आपके पास और वो 10 साल तक चलेगी, और उस मशीन के रिपेयर के लिए आप उसका पूरा रिपेयर जो लगेगा उसके लिए आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। आपकी मशीन थी, आपकी जो मशीन है 10,000 की, जो मशीन है आपकी उसका 10 साल का तो लाइफ स्पैन है, और वो 10,000, वो आपकी जो मशीन है वो 10,000 की मशीन है और उसका जो लाइफ साइकिल है मतलब वो 10 ईयर्स का है, ठीक है। और उस पर पूरे 10 ईयर्स में आप 10,000 में से मान लीजिए कि आपका 1,000 का उसके ऊपर एक्सपेंस आता है, ठीक है। तो उस 1,000 के एक्सपेंस को मीट करने के लिए आप 10 ईयर्स 100 रुपीज़ का एक प्रोविज़न बना लोगे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हमारा ये प्रोविज़न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। होप आपको प्रोविज़न अच्छे से समझ में आया है। अगर कोई डाउट है प्रोविज़न का अब भी तो आप कमेंट में बता सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रिजर्व्स। रिजर्व का मतलब क्या होता है, मीन्ट फॉर एनी अननोन लाइबिलिटी और लॉस इन फ्यूचर, मतलब ये जो प्रोविज़न होता है उसको तो हम किसी नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं, लेकिन जो हमारा रिजर्व होता है उसको हम किसी अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए जनरल रिजर्व के। कैपिटल रिजर्व, फर्स्ट क्या था जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो ये सभी हमारे जो इच्छाएँ हैं ये क्या हमारे रिजर्व्स हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ रिजर्व, कि करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है हमारे रिजर्व्स की। फर्स्ट है इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट, आल्सो टर्म्ड एज रिटेन्ड अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब ये मैंने हाईलाइट किया, इसको आपको याद रखना है कि जो हमारे रिजर्व्स होते हैं उनको हम, हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है या फिर जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जो हमारा मेन जो बिल्कुल प्रॉफिट हमारा जो लास्ट में बच जाता है, मतलब कि सब कुछ प्रोविज़न वगैरह वो भी बनने के बाद भी थोड़ा कुछ अगर बच जाता है तो उससे हम रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो हमने नहीं बांटा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज़ नॉट अ लीगल नेसेसिटी, प्रोविज़न बनाना लीगल नेसेसिटी है, ठीक है, लेकिन जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको आपके ऊपर डिपेंड, आप बनाओ या फिर नहीं बनाओ, ठीक है। थर्ड वन इज़ इट इज़ क्रिएटेड फॉर मीटिंग अननोन लाइबिलिटीज़ और लॉस इन फ्यूचर, कि हमारी जो अननोन लाइबिलिटीज़ होती हैं, मान लीजिए आपकी जो फर्म है उसमें फायर लग जाती है और जो आपका स्टॉक होता है कि जो हमारे गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो 15,000 के आसपास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या आपको पता था कि आग लगेगी? तो ये एक अननोन लाइबिलिटी है। इसके लिए हम मान लीजिए पहले से ही कुछ अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि क्या पता कल को कुछ ऐसा हो जाए, हमने कहीं पे 10,000 या फिर 20,000 के आसपास अमाउंट स्टोर कर रखी हो, उसको हम बोलेंगे रिजर्व, ठीक है। फिर ये थर्ड हो गया। फोर्थ है हमारा दे आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स एंड शोन ऑन लाइबिलिटी साइड, कि जो हमारे रिजर्व होते हैं ना वो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसका मतलब ये हमारे ओनर से बिलोंग करते हैं, और ओनर से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उसको हम ओनर ही बोलते हैं, जिन्हें शेयर परचेज कर रखे हैं हमारी फर्म के, तो उनका डिविडेंड देने के लिए भी हम रिजर्व्स का यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे रिजर्व्स कहीं पे यूज़ ना हुए हों, ठीक है। तो जैसे कि हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, आगे दिया इन्होंने एंड शोन ऑन लाइबिलिटी साइड, जैसे हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड शो करते हैं वैसे ही हम रिजर्व्स को भी लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़, मतलब कि जो हमारी रिजर्व की जो अमाउंट थी उसको हम कहीं बाहर लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व फंड। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है कि रिजर्व फंड क्या होता है, जब हम रिजर्व की अमाउंट को कहीं बाहर लगा देते हैं आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। फिर आता है पर्पज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व, कि हमारी जो रिजर्व है उसकी पर्पज़ और इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कि जो हमारा रिजर्व होते हैं वो हमारे जो बिजनेस की पोजीशन होती है उसको अच्छी बनाने में काम आते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को
मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कैसे करते हैं वो, क्योंकि रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो जो हमारे रिजर्व्स होते हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं। तो अगर मान लीजिए कल को हमको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो हम रिजर्व्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट एक और भी था जो कि ऊपर है, हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लाइबिलिटी और लॉस। ये बात बता चुके हैं कि रिजर्व का कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं हम, कि कोई अनफोर्सिन लाइबिलिटी हो, अनफोर्सिन मतलब कि ऐसी अननोन लाइबिलिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया। फिर थर्ड है इक्विलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर्स। मान लीजिए कुछ साल आपके स्टार्टिंग में आपके प्रॉफिट हो रहे हैं लेकिन 1-2 साल आपका प्रॉफिट नहीं होता, या फिर प्रॉफिट होता है तो उतना ही होता है कि आपके एक्सपेंसेस ही मीट आउट कर सकें। तो जो हमारे ओनर्स होते हैं उनको हमें अगर डिविडेंड देना है तो हम रिजर्व्स का यूज़ कर सकते हैं उनको डिविडेंड देने के लिए, ठीक है। फिर फोर्थ है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लाइबिलिटी। मान लीजिए कोई एकदम स्पेसिफिक लाइबिलिटी आ जाती है तो उसके लिए भी हम रिजर्व्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आगे इस चैप्टर में और है कि टाइप्स दे रखे हैं हमारे रिजर्व्स के कितने होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व। फिर उनके भी टाइप हैं कुछ दो। तो अभी थोड़ा सा 2 या 3 पेजेस का चैप्टर है आपका। फिर उनके जो रिजर्व हैं उन्हीं के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो टाइप्स ऑफ रिजर्व्स हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी देख सकें। सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, अगर आपको अच्छी लगता है वीडियोस देखना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।